को नमस्ते और राम राम भाइयों। आज हम मोदी ब्रह्मणी कंकरखेड़ा के में है और कंकरखेड़ा में 5 स्टार जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे आज ये कैड एग्रो के नाम से जो कंपनी है, गुजरात की कंपनी है, उसका एक थोड़ा आयोजन था, संगोष्ठी थी किसान की, जहाँ पे दवाइयों के बारे में, थोड़ा आलू के बारे में किसानों को थोड़ी जानकारी मिली है। तो ये गुजरात की कंपनी है, ये ज़्यादातर प्रोडक्ट आलू के बनाती है। तो सारे के सारे प्रोडक्ट ये रखे, ये देखो, ये रखे कैड एग्रो के नाम से। और उसके बाद में सारी की सारी आपको डिटेल जितने भी उनके प्रोडक्ट हैं, कैस्ट्रोल, कैड ओके, जो सल्ट्रा, ये सारे के सारे इनकी पूरी की पूरी जानकारी आपको जो यहाँ पे कंपनी के अधिकारी आए हुए हैं उनसे मिलेगी। तो बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है और बहुत अच्छी जानकारी वीडियो के अंदर मिलेगी। तो वीडियो में बने रहना, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पूरी आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। सॉरी। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम सुमित गंगवार है और मैं केरला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी से हूँ। मेरे साथ में, जैसा आप जानते हैं, मिस्टर आदेश पवार जो मेरे टेरिटरी के इंचार्ज हैं। मैं पूरा वेस्टर्न यूपी देखता हूँ, यूपी और उत्तराखंड। साथ में हमारे कुछ सहयोगी हैं, यकपाल जी हैं पीछे, और भरत है, प्रवीण है, और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं श्री दुर्गा फर्टिलाइजर जोला से, जो अभी दीप जलाया था। तो 2 मिनट का आपसे अनुरोध करूंगा, जरा मेरी बात पे ध्यान रखें। बारिश के बाद तुरंत जो है काम स्टार्ट हो गया है। अभी 4-5 दिन से बारिश रही है, तो सब लोग घरों में ही थे। जैसे ही अपना, तो मैं सबसे पहले प्रोडक्ट वगैरह तो बाद की बात है, प्रोडक्ट क्या काम करता है, क्या नहीं काम करता है। जैसा हमने सुना है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अगर खानदान और परिवार अच्छा है तो उस घर में अगर हम शादी करते हैं बेटा या बेटी की, तो वो हमारी शादी लंबे समय तक चलेगी। आप समझ लें कि अगर कंपनी अच्छी है तो जो भी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे वो अच्छे होंगे। अगर कंपनी अच्छी नहीं होगी तो प्रोडक्ट फिर बाद की बात है, क्या रिजल्ट देगा क्या नहीं देगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि केरला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की जो कंपनी है वो अहमदाबाद गुजरात की कंपनी है और ये 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो मालिक थे बेंद्र माई मोदी, जो अभी एक्सपायर हो चुके हैं 5-6 साल पहले, और आप उनके बेटे राजीव मोदी देखते हैं। वो एक ह्यूमन डॉक्टर थे, मतलब आदमियों के डॉक्टर थे। और जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम उनके फादर एक्सपायर हो गए थे दवाई ना मिलने के कारण। मतलब उनको कोई बीमारी थी, दवाई नहीं मिली, क्योंकि उस टाइम जब देश आज़ाद हुआ था तब विदेशों से दवाइयाँ आती थी। तो वो खुद एक डॉक्टर की उन्होंने पढ़ाई की थी, जो हमारे डॉक्टर बेंद्र माई मोदी थे। तो उन्होंने सोचा, क्योंकि गुजरात का आदमी नौकरी कम करता है तो सोचता है वो बिजनेस पे 90% रहता है। तो उन्होंने सोचा कि ना हम ऐसा काम करें कि हमारा बिजनेस भी हो जाए और जनता का भला भी हो। तो अहमदाबाद के अंदर बहुत छोटी कंपनी, जैसे केरला उस टाइम बहुत छोटी जगह पे इन्होंने स्थापना की थी 1952 में। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट वो लेके आए ह्यूमन दवाई के लिए, मतलब आदमियों की दवाई के जो भी प्रोडक्ट लेके आए, वो ऐसी क्वालिटी लेके आए कि दिन प्रतिदिन जो है जनता ने भरोसा किया, जनता ने यूज किया, जनता को वो पसंद आया प्रोडक्ट। जनता की जो भी दवाइयाँ थी वो कारगर थी। तो इतना बिजनेस बढ़ा। आज की डेट में करीब 100 से ज़्यादा देश में कंपनी काम करती है। मतलब 100 देश हमने ही नहीं सुने हैं। अगर हमसे पूछा है 100 देश के नाम गिनाओ तो 100 देश हम ही नहीं बोल पाएंगे। तो 100 से ज़्यादा देशों में कंपनी काम करती है केरला फार्मास्यूटिकल्स। और आज की डेट में करीब 40,000 करोड़ का टर्नओवर है। मतलब अगर 4,000 करोड़ लिखवाए हैं किसी पे तो जल्दी में लिख नहीं पाएंगे।
कितने जीरो लगेंगे, और 40,000 करोड़ का टर्नओवर है कंपनी का। लेकिन आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि इतनी बड़ी कंपनी है तो इसमें क्यों नहीं चल पाई। मैं बताना चाहता हूँ, अपना इसमें करीब 10-12 डिवीज़न है कंपनी में। कैडला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एक अपना ग्रुप है, उसके ग्रुप के अंदर 10-12 डिवीज़न आते हैं, जिसमें जो जानवरों की भी दवाई देती कंपनी वो CPL बेटनोवा के नाम से हमारा डिवीज़न है। जो जितने भी अपने यूपी में ऑल इंडिया जितने भी जो वेटनरी वाले मेडिकल होते हैं या डॉक्टर होते हैं वो सब जानते हैं CPL बेटनोवा के नाम से। और ये जो अपना प्रोडक्ट लगे हुए हैं या जिसमें हम काम कर रहे हैं, इसको जो है कैट एग्रो बोलते हैं डिवीज़न को, जिसमें हम लोग बायो फर्टिलाइजर की सेल करते हैं, प्रोडक्ट देते हैं। और कैट एग्रो में एक और डिवीज़न है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर की जो है स्थापना कंपनी ने 1992 में की थी। और जो बायो फर्टिलाइजर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये 1999 में इसकी स्थापना की थी। एक हमारा और डिवीज़न है कर्णावती करके, जिसमें इंजीनियरिंग की मशीनें बनती हैं। कंपनी जो है टी स्टेट्स में भी काम करती है। कंपनी जो है एक लोटस करके डिवीज़न है, जिसमें गेस्ट हाउस का बिजनेस है कंपनी का। कंपनी का जो है ग्रीन चैनल करके एक डिवीज़न है, जिसमें प्राइवेट प्लेन उपलब्ध कराती है। प्राइवेट प्लेन हो गए, कोई प्राइवेट बुकिंग करानी है वो। कंपनी ऊबर में भी काम करती है, जो आपके चलती हैं गाड़ियाँ। करीब 10-12 डिवीज़न ऐसे हैं जो कंपनी IRM, इस पे लिखा होगा, आप लोग देख रहे होंगे, ये जो IRM लिखा है, इसके नाम पे, इस फर्म पे नाम पे, बाकी फार्मास्यूटिकल छोड़ के बाकी सब जो है IRM के नाम पे बिजनेस करती है। हम लोग जो है बायोफर्टिलाइजर जो है कैट एग्रो के नाम से बिजनेस करते हैं। और जो हमारा फार्मा है वो कैडला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के नाम से काम करते हैं। जितने भी हमारे प्रोडक्ट आते हैं उसमें नीचे ये जरूर लिखा होगा कि IRM इंटरप्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम, और नीचे लिखा होगा कि ग्रुप ऑफ कैडला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी का नाम जरूर शो होगा। तो मैं ये सब कुछ बताने इसलिए बोल रहा था कि जैसे हमारा फार्मा में जनता ने विश्वास जगाया कंपनी के ऊपर, तो आज कंपनी 40,000 करोड़ टर्नओवर में है। वैसे ही जो है हमारा भी जो है 20 साल या 22 साल हो गए हैं बायो फर्टिलाइजर के चलते हुए। यूपी में तो 7-8 साल ही हुए होंगे। पहले इन लोगों ने अहमदाबाद गुजरात में काम किया, उसके बाद MP गए, महाराष्ट्र गए। महाराष्ट्र में हमारा बड़ा बिजनेस है। तो यूपी में अभी 7-8 साल ही या लास्ट 8 ही साल हुए होंगे, इससे ऊपर नहीं हुए होंगे। तो यहाँ पे भी बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है। और कोई भी चीज़ आती है तो जैसे जैसे किसानों के पास या जनता के पास प्रोडक्ट पहुँचेगा और सही जानकारी मिलेगी, सही टाइम पे प्रोडक्ट पड़ेगा किसी भी फसल में, तो रिजल्ट भी आएंगे। रिजल्ट आएंगे तो लोग पसंद भी करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपके यहाँ गन्ना भी होता है, आलू भी होता है, गेहूँ भी होता है, धान भी होता है, शायद धान भी होगा। हमारी कंपनी जो है बायो फर्टिलाइजर में 20 से 25 प्रोडक्ट ही बनाती है, ज़्यादा नहीं करते हैं। क्योंकि हमारे जो मालिक हैं, जो मालिक थे नरेंद्र भाई मोदी, उनका एक विजन था कि हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे किसी भी डिवीज़न में, वो जनता को नुकसानदायक ना हो, और जिस काम के लिए दे रहे हैं तो फसल को नुकसानदायक ना हो। इसलिए कंपनी ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर पे ही काम कर रही है। वरना तो कंपनी चाहे तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनी आपने सुनी होंगी पेस्टिसाइड में, ऐसे तो कम से कम 100-200 कंपनी लगा दे कैडला। पैसे की कोई कमी नहीं है कैडला के पास। लेकिन जो हमारे मालिक बोलते थे कि हमारा कृषि प्रधान देश है, तो हमारा एक सपना है कि हमारा बिजनेस कृषि में भी आगे बढ़े, लेकिन ईमानदारी से। मतलब ऐसा नहीं हम कोई चीज़ प्रोडक्ट लिख दें कि ये बायो फर्टिलाइजर है और अंदर केमिकल डाल के आपको रिजल्ट दिखा दें, ऐसा नहीं है। बायो है तो बायो ही है। तो जैसे
यहाँ पे जितने भी किसान भाई बैठे हैं तो लगभग मुझे लगता है आलू वाले ही होंगे, हाँ आलू वाले ही होंगे ना। तो आलू में कई सारी चीज़ें हैं। प्रोडक्ट के बारे में तो आदेश जी बोलेंगे बाद में, मैं कुछ बेसिक नॉलेज की बारे में बोलूँगा। जैसे कोई भी हम दवाई का सीड ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे आलू में बीमारी आती है अपनी चेचक, आलू उसके ऊपर जो काला काला पड़ जाता है, चेचक आता है। अब होता क्या है कि कई कंपनी वाले आते हैं, गुमराह करते हैं। गुमराह मतलब कि हमारा ये प्रोडक्ट लगाओ और इससे जो है चेचक नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ बातें हैं। चेचक दो टाइप की है, किसान बोलता है। एक तो गिडार आती है नीचे जिसमें वो छेद कर देती है आलू में, उसे वो चेचक बोलते हैं, जबकि वो चेचक नहीं होती है। और एक फंगस से आती है, वो चेचक ही होती है। तो जैसे हम लोग कोई भी चीज़ का सीड ट्रीटमेंट करते हैं, आलू का हमने किसी भी कंपनी का केमिकल ले आए और सीड ट्रीटमेंट किया। सीड ट्रीटमेंट जो है आलू पे चिपका दिया गया, मतलब स्प्रे करके चिपका दिया गया। और जो फंगस आती है वो जो है 15 से 20 दिन बाद बुवाई के स्टार्ट होती है। और जो केमिकल है वो 15-20 ही दिन काम करता है, उसके बाद काम नहीं करता है। वो तो राम भरोसे है कि हमारे खेत में ना आए चेचक, तो हम बोल देंगे वो दवाई ने बहुत अच्छा काम किया। वरना चेचक का मेन जो इलाज है वो है सॉइल ट्रीटमेंट, मतलब मिट्टी का ट्रीटमेंट। मिट्टी का ट्रीटमेंट अगर हम लोग नहीं करेंगे तब तक चेचक परमानेंट इलाज नहीं, मतलब उसका रोग नहीं जा सकता खेत में से। मिट्टी का ट्रीटमेंट भी जो है कई लोग, कई कंपनियां प्रोडक्ट लेके आते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, और भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, डीएपी मिला के डलवाते हैं जमीन में। फर्टिलाइजर में क्या यूज़ करेगा, कुछ नहीं, सब मर जाएंगे बैक्टीरिया उसके। लेकिन आजकल इतना कंपटीशन का दौड़ है कि जो है अपनी अपनी सेल बढ़ाने के लिए कैसे भी जो है काम करें। ऐसा नहीं है, हमारे पास भी प्रोडक्ट आते हैं। एक हमारा काली सेना के नाम से प्रोडक्ट आता है, जिसमें टेक्निकल है एस्परजिलस। उसके बारे में आदेश जी बात में बताएंगे, लेकिन मैं बता दूं मिट्टी का ट्रीटमेंट जो करना है वो फर्टिलाइजर बोने से 15 दिन पहले करना है। मतलब जब हम फर्टिलाइजर आलू में डालेंगे उसके 15 से 20 दिन पहले, चाहे वो ट्राइकोडर्मा डालो चाहे कोई भी दवाई डालो गोबर खाद में, वो 15-20 दिन में पहले पड़नी चाहिए। वैसे तो जो सही चीज़ बोली जाए वो 1 महीना पहले होना चाहिए, नहीं तो कम से कम 15-20 दिन होना ही चाहिए। उसके बाद 15-20 दिन बाद फिर आप फर्टिलाइजर होके आलू बुवाई कर सकते हो, तभी सॉइल ट्रीटमेंट असली है, वरना तो बेकार है। वरना तो फिर आप केमिकल लगाओ, जैसे अपनी दवाइयाँ होती है एलोपैथिक की, वो खाया बुखार उतर गया फिर आ गया, वो चीज़ है उसमें। हम लोग गोबर की खाद डालते हैं। गोबर खाद होता है क्या है, मैंने अधिकतर देखा है कि हमारे घर में भी आलू खेती होती है कि गोबर खाद हमने सुबह 6 बजे उठे, ट्रॉलियाँ भर लाए और 2-3 बजे तक जो है अपने दोपहर में गोबर खाद पूरी खेत में बिखेर दी, मतलब वो डाल के चट्टी लगा के चले गए, ट्रॉली पलट के चले गए। फिर 3 दिन बाद टाइम जब मिला तब जुताई मारी, उसका मतलब मिट्टी में मिलाया और उसके बाद जो है अपना आगे आलू की बुवाई की। लेकिन जो उसमें मेन जो चीज़ें होती हैं वो, जैसे धूप पड़ रही है खूब तेज, वो तो सब मर जाएंगे ना बैक्टीरिया वगैरह उसके अंदर, जो भी आपने साल भर में तैयारी की है गोबर खाद की, सड़े हुए गोबर खाद की। अगर सही गोबर खाद को जो है यूज करना है तो अगर हमने दोपहर तक गोबर खाद डाला खेत में तो शाम तक मिट्टी मिला देना चाहिए, चाहे उसमें कोई दवाई डालो गोबर खाद में या मत डालो, तभी गोबर खाद जो है आपके खेत में काम करेगी, वरना बेकार है। और साथ में अगर कोई आपने जैसे ट्राइकोडर्मा बताया, मैंने सूडोमोनास बताया, या हमारा एस्परजिलस जो काली सेना है, ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास जो है 5-6 टाइप फंगस को कंट्रोल करता है। हमारा जो काली सेना है वो 27 टाइप के फंगस कंट्रोल करता है। वो इसलिए वो बेस्ट है
और IRI से रिकमेंडेड भी है, जो दिल्ली रिसर्च इंस्टीट्यूट है उससे भी रिकमेंडेड भी है। तो उसके बारे में डिटेल में आगे जी बताएंगे। तो कुछ मेन बातें जैसे मैंने कहा कि अगर चेचक अगर हटानी है तो जो है सॉइल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, परमानेंट इलाज वही है। टाइप के कई लोग, मतलब मैं ऐसा नहीं इसको पे मतलब किसी उंगली नहीं उठा रहा, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो है 600-700 रुपये में 50 किलो कट्टा मिल जाएगा आपको पोटास का आलू डालने के लिए किसी भी कंपनी का। और हमारा जो है ये कैडॉक के जो है ये 20 किलो का है, वो 50 किलो 700 में मिल रहा है। हमारा 20 किलो जो है आपको 1300 रुपये में मिलेगा जाके, तो इसमें उसमें जस्ट डबल में मिलेगा जाके। मैं तो यहाँ तक बोलना चाहता हूँ कि कोई भी कंपटीशन करना चाहे तो एक कट्टा वो ले आओ, एक कट्टा हवा लगवा लो और रिजल्ट देखना आप, उससे लाख गुना रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और कंपटीशन दावे के साथ कर सकता हूँ। लोग बोलते हैं ना कि वो कि अगर आपने इतना अच्छा वो है तो डेमो लगाओ और पैदावार नहीं आई तो हमारा खेत ले लो 1 एकड़, तुम करके दिखा दो। लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा प्रोडक्ट जिस काम के लिए लगा है, अगर वो सही टाइम पे लगवा दिया तो 101% रिजल्ट मिलेगा। कोई भी प्रोडक्ट हमारा चाहे 1 किलो में हो, चाहे 5 किलो में हो, चाहे 20 किलो में हो, हमारा हर कंपनी से महंगा मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं हमारे फार्मा में भी क्या है, जो भी हमने वुमेन्स डॉक्टर हैं, जब उनकी मजबूरी होती है तभी कैडलॉक का वो दवाई लिखेंगे पर्चे पे, वरना लिखेंगे नहीं। क्योंकि यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है कैडलॉक के अंदर। जिस प्रोडक्ट में रिजल्ट होंगे, जिस कंपनी के प्रोडक्ट में रिजल्ट होंगे, वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी जो है बहुत कम होती है। हमारा जो है एक सिरप ले आइए खांसी वाला, और आप PGS को आधा सिरप खत्म कर पाएंगे 100-200 ml की बोतल को, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। अदर कंपनी के बहुत कंपनियों को आते हैं, उनके एक 2-2 किलो काम नहीं करते, क्योंकि कैडलॉक का जो है क्वालिटी समझौता नहीं है। कैडलॉक जो भी प्रोडक्ट देती है क्वालिटी समझौता नहीं है। लोग मजबूरी में बेचते हैं क्योंकि यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। यहाँ 10-20-50 रुपए पे बिजनेस होता है हर प्रोडक्ट पे। यहाँ ऐसा नहीं कि हमारा कैडॉक के लेके गए और 500 रुपये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की जेब में आ गया, ऐसा आ ही नहीं सकता है। और वो जो 700 रुपये कट्टा मिल रहा है उसमें जो है कम से कम 400 रुपये जेब में आएंगे। नहीं है, इक्को का ही है। हाँ, वो नहीं आएगा 1700 रुपये। हम बायो की बात कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला ना बायो का, वो तो मिलेगा ही नहीं, वो तो 1800 का है। जो केमिकल वाला है वो तो 1800 का है। और उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये आगे चीज आएंगे बाद में। लेकिन मैं कुछ बेसिक बातें बता रहा था कि इसमें हमारा कंपनी के प्रोडक्ट में या कंपनी में या अदर कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं, उसमें इसमें क्या अंतर है। एक तो अंतर ये है महंगा मिलेगा, सस्ते के तो बात ही नहीं है। महंगा इसलिए है कि जो भी प्रोडक्ट है वो काम करता है 101%, अगर वो सही टाइम पे यूज किया गया है तो, और लंबे टाइम तक हमारा जो है काम करता है प्रोडक्ट। जैसे ने बताया कि कंपनी की जो है क्वालिटी में समझौता नहीं है, चाहे किसी भी डिवीजन का हो। हमारे केले के पौधे भी आते हैं, पपीता के पौधे आते हैं, अनार के पौधे आते हैं, यहाँ तक कि आलू का सीड भी देते हैं। इस साल सीड नहीं दिया हमने, आलू का सीड भी देते हैं। लेकिन जो भी जब भी देंगे क्वालिटी के साथ में होगा। केला यहाँ पे आज आप लोगों को इकट्ठा करने का मकसद है वो केवल आलू से संबंधित जो फसल है उसके बारे में जानकारी देने का है। और यहाँ पे ज़्यादातर किसान भी आलू वाले हैं, और आलू की फसल क्योंकि आने वाली आगामी फसल आलू की है, और आलू की तैयारी बारिश की वजह से कुछ लेट हो गई है, वरना तैयारी भी अभी जोरों पे रहती। तो अभी ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, केवल 15 मिनट का टाइम लूँगा आप लोगों का। और इसमें मैं केवल एक अनुरोध करूँगा कि एक तो आपस में आप बात ना करें, और दूसरा आप जो है वो मोबाइल को थोड़ा सा आप साइलेंट करें। देखिए, आलू की फसल की अगर मैं बात करूं तो आलू की फसल के बारे में इतना मैं नहीं बताऊंगा जितना यहाँ पे किसान बैठे हैं, उनका प्रोडक्शन और उनका जो फार्मिंग के जो अपने
टेक्निक्स है वो मुझसे ज़्यादा जानकारी होगी। तो मैं केवल बात 4 पॉइंट पर करूँगा। अगर किसी भी फसल को हम अगर डिवाइड करें या किसी को बांटते हैं तो 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, हर्बिसाइड मैनेजमेंट और डिजीज और इंसेक्ट मैनेजमेंट। अगर बात करें तो फर्टिलाइजर उर्वरक जो हम लोग देते हैं ज़मीन में बुआई के टाइम पे या खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में, उसके बारे में। आलू की फसल के हम अगर कहेंगे तो आलू की फसल में सबसे ज़्यादा आप लोग DAP, पोटास और यूरिया का यूज़ करते हैं। कंपनी का जो उद्देश्य अभी सुमित जी ने बताया और हम भी बिल्कुल स्पष्ट है कि, और सरकार भी आज के टाइम में ये फोकस कर रही है कि आप लोग केमिकल फर्टिलाइजर का कम यूज़ करें और ऑर्गेनिक और नेचुरल जो आपके यहाँ पे प्रोडक्ट आते हैं उनकी तरफ आप चलें। अगर खरपतवार की हम बाद में बात करेंगे, जो आप लोग आलू की बुआई के टाइम पे जो आप लोग देते हैं, DAP देते हैं, पोटास देते हैं, कितनी मात्रा में जाता है पर एकड़, पर बीघा? मैं एक छोटा सा और बात कहना चाहूँगा। इस मीटिंग का मेरे लिए बड़ा महत्व है क्योंकि आप सब मेरे आसपास के किसान हैं, सब लोकल हैं, मैं यहाँ का लोकल हूँ और शायद पहली बार मैं इस तरह का कोई किसान गोष्ठी यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अनुरोध मेरा यही है कि कोई भी बात मन में ना रखें फसल से संबंधित। जब तक आप नहीं बोलोगे तो मैं कोई समाधान नहीं दे पाऊँगा। क्योंकि लेके अगर मैं बात करूँ, इतना आइडिया मुझे भी है कि 25 से 30 किलो पर बीघे से और कट्टा बीघे तक की DAP आप लोग यूज़ कर लेते हैं। क्या मैं गलत हूँ? 25 से ऊपर 50 से डाल रहे हैं। एक बीघे में एक ही बीघे भैया। देखो, बात करने के लिए तो मैं पूरे शाम तक भी बोल सकता हूँ, लेकिन सही बात यह है कि एक छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि हर आदमी की एक बैलेंस डाइट होती है। बैलेंस डाइट में कह सकते हैं आप लोग 4 रोटी खाते हैं, 5 खाते हैं, 6 खाते हैं, ऐसे ही होता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है तो 1 या 2 फालतू। लेकिन अगर थाली भर के रोटी आपके यहाँ सब्जी या कुछ धर दी जाए तो कितना खा लेंगे आप? बाकी छोड़ोगे। तो वही पोजीशन आपके यहाँ पे पौधे के साथ भी होती है। आप कितना भी फर्टिलाइजर डालें, जितना पौधा अपने जीवन चक्र में अपटेक करेगा, उठाएगा, वो उतना ही उठाएगा। भले ही आप बीघे भर में टोली उतार जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही कारणवश है कि आज यहाँ का तो खैर मैं लोकल रहने वाला हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैंने फर्रुखाबाद तक देखा है कि आलू के बाद में जैसे आलू की खुदाई होती है तो DAP एज इट इज जैसे हम डालते हैं आपके खेत में दाने मिल जाते हैं। ऐसा क्यों? आखिर क्यों DAP हम लोग डाल रहे हैं, 1 कट्टा या कुछ भी, और यूज हो रही है वो बहुत कम मात्रा में? ऐसा क्यों? कोई ना कोई तो कारण है। हमारी जेब से पैसा जमीन में पड़ ही गया है और अगर उसका इस्तेमाल पौधा कर ले तो शायद हमारा उत्पादन भी जरूर बढ़ता या हमारी लागत कम होती। क्योंकि फसल की लागत और फसल के प्रोडक्शन में जितना लंबा गैप होगा उतनी अच्छी हमारी बचत होगी। तो ऐसा क्यों है कि हमारे खेत में हम DAP ऐसे मिलती है? कोई बता सकता है? बड़े बड़े प्लेयर हैं, MSc AG बैठे हैं, BSc AG तो कई हो सकते हैं, हमारे सीनियर भी हैं। नहीं, हमारी सी बात वो नहीं है। हाँ, एक कारण तो आपका ही आ गया, वो भी हो सकता है रीजन। ये भी कारण हो सकता है, लेकिन सही कारण एक और है। आज हमारे खेत में
ऐसे कितने किसान हैं जो भरपूर मात्रा में गोबर की खाद का यूज हो रहा है, और अगर हो रहा है, जो भी ये हाथ उठा रहे हैं, मैं उन्हीं की बात करूंगा कि अभी ये जाएंगे और फला की डेयरी पर से इतना गोबर दिया है कि हम आज 100 ट्रॉली गोबर लाए हैं, फला की डेयरी पर से मेरठ में से आज इतने ट्रॉली गोबर लाए हैं, लेकिन आप गोबर ही डाल रहे हो, गोबर की खाद नहीं डाल रहे। वो आज भी हाँ हो सकता है, कृष्ण जी के यहाँ हो सकता है, गुड, ये है बात। आपके यहाँ ये समस्या कम होगी, सारे एरिया का खाद तो यही लिया हुआ है आपने। तो बात तो उन्हीं की है भाई, उन्होंने ले लिया, बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी तो समझ गए ना। 500 ट्रॉली लगा रखी, पानी का पैसा आ रहा है। देखो ये तो हो गई, चलो इस पर और डिस्कस बाद में करेंगे, मीटिंग के बाद में, मैं यही कहूँगा। पानी का पैसा आ रहा, खाद लगा रखा, नाले में सारे चलो ठीक है, लेकिन जिनके यहाँ नहीं है उसके लिए भी कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने सोच रखा होगा। दरअसल में अभी हमारे लोकली अगर बात करें तो हम लोगों के यहाँ पे आज खेती ज़्यादातर हम लोग ठेके की यूज़ करते हैं, ठेके की यूज़ ज़्यादा करते हैं। हमारे यहाँ पे बिल्डिंग इतनी बन गई है, अपनी खेती कम है, और वहाँ पे कोई गोबर की खाद डालना नहीं चाहता, और डालता भी है तो है कि ठीक है यार अपना या तो 1-2 साल मिल जाए खेत तो काम है, नहीं तो नहीं, दूसरे छीन लेंगे। बिल्कुल। तो देखो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, दोबारा से गुजारिश है कि थोड़ा सा आप मेरी तरफ ध्यान रखें। मैं आपकी बात बाद में करेंगे, हंसी मजाक खूब बैठ के करेंगे, शाम तक का टाइम है मेरे पास। नहीं पार्ट है, पर पार्ट जो दूसरी साइड जा रहा है वो जाना नहीं चाहिए। हमारा मकसद यहाँ बैठने का, आपका आने का टाइम आप लोगों का अगर वेस्ट कर रहे हैं तो कोई ना कोई मकसद है, वो पूरा होना जरूरी है। आपकी बात पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं, वो भी जरूरी है। कुछ लोगों को आलस आता है, ऐसे होंगे तो शायद उनका आलस भी उतर गया होगा। अभी बात में जो कर रहा था उर्वरक प्रबंधन, देखिए मैंने बता दिया कि हर चीज की, हर फसल का, हर पौधे का पूरे जीवन चक्र में एक सर्किल होता है जो आप लोग जमीन से अपना भोजन ग्रहण करता है। डीएपी के लिए नॉर्मली रिकमेंडेशन 100 से 150 किलो पर एकड़ की जाती है। सीपीआरआई से भी कुछ एक बंदे आए हुए हैं, मैं बाद में उन्हें मौका दूंगा कि वो 2 बात करेंगे। तो डीएपी का अधिक प्रयोग और केमिकल का अत्यधिक प्रयोग, कभी वो टाइम भी मैंने सुना है बुजुर्गों से कि खेत में डीएपी डालने के लिए भी लोग मना कर देते थे, लेकिन उसका फायदा मिला, प्रोडक्शन बढ़ा, तो लोग फिर उसे छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन आज फिर टाइम घूम के वहीं आ गया है। आप सरकार भी कहती है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सब्सिडी में आपको डीएपी दे सकें या आपको पोटाश दे सकें, और इसी चीज के ज़्यादातर यूज के बाद में अभी मिट्टी में एक प्रॉब्लम और आ गई है कि हमारे यहाँ से जीवांश जो है मिट्टी से वो खत्म हो रहे हैं, जिस वजह से ज़्यादा लागत देने के बाद भी प्रोडक्शन या तो रुक जाता है या फिर क्वालिटी नहीं बन पाती। और कंपनी का मकसद है कि सोयल को स्वस्थ रखना है और प्रोडक्शन भी नीचे नहीं आने देना है। अभी मेरी टी शर्ट पे एक शब्द लिखा हुआ है, अनलॉक द सोयल। तो ये लोग जो है ये ही तो खोलना है हमें मिट्टी का, और कुछ नहीं, हमारा मकसद नहीं है। और ये जब खुलेगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बनिक खाद यूज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद यूज करेंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करेंगे और केमिकल का कम यूज करेंगे। फास्फोरस के लिए मैं बात कर रहा था, क्योंकि फास्फोरस एक मुख्य पोषक तत्व है पौधे के लिए, आलू के लिए। वो आप जितना डाल रहे हैं वो तो आप डाल ही रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कहना चाहता हूँ, मेरा निवेदन भी है कि आप उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। एकदम नहीं करनी है। अगर आप एक कट्टे से 30 किलो पर ले आओगे तो आपका प्रोडक्शन 100% माइनस में जाएगा, और बाद में कहोगे बड़ा डॉक्टर बन रहा था भाई वहाँ पे। तो आप लोग कम कर सकते हैं, 40 मतलब 50 से 40 कर सकते हैं फर्स्ट टाइम, फिर 35 कर सकते हैं, फिर 30 कर सकते हैं। अगर तुरंत कम करेंगे प्रोडक्शन जाएगा, 100% जाएगा। जरूरत इतनी है
कि हमारे यहाँ जो ये फालतू की डीएपी आप लोग खेत में डाल रहे हैं कि उसका प्रयोग कम हो, लागत घटेगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। अब दूसरा तत्व आ जाता है पोटेशियम, पोटास, जो आलू के लिए बहुत ही मुख्य पोषक तत्व है। इसके बगैर आलू में ना तो आपके यहाँ पत्तियाँ खिलेंगी, ना छाल अच्छी बनेगी, ना ट्यूबर अच्छे बनेंगे, ऊपर से सुगड़न रहेगी, पत्ते में क्लोरोफिल पूरा नहीं बनेगा, जिसके लिए आप यूज करते हैं एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास। दरअसल में दो तरह के पोटास यूज होते हैं एग्रीकल्चर में। म्यूरेट ऑफ पोटास जो कि पोटेशियम क्लोराइड होता है, एक होता है एसओपी, सल्फर ऑफ पोटास, सल्फेट ऑफ पोटास। ये दो तरह के यूज होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे एमओपी का ही चलन है। जो एमओपी के अंदर क्लोराइड है, ये अधिक मात्रा में अगर जाता है तो ये जमीन के लेयर बनाता है। सेकंड कि जमीन, ये आलू के लिए एक पॉजिटिव तत्व नहीं है, नेगेटिव तत्व है। क्लोराइड की जरूरत आलू में नहीं होती, प्रोडक्शन पे फर्क आता है। आज मैं जो जिस प्रोडक्ट की बात करने वाला हूँ वो पोटास से संबंधित ही है। जो पोटास है आपका, ये हर पौधे के लिए जरूरी होता है, चाहे आप गेहूँ बो रहे हैं, आलू बो रहे हैं। फीलिंग बहुत करता हूं, लेकिन मैं सबसे पहले माइक उठाने से पहले ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे केवल आप 20 मिनट का टाइम दें, तो मेरा माइंड दरअसल में डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सांझलो ठाली है नहीं, सांझ तो है, खाली है, लेकिन उतने खाली भी नहीं है, वरना ये होल भरा होता, इतने काट गए हुए हैं। तो मैं नहीं मानता कि किसान खाली है। हम जो कैडिला है, कैडिला का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोग ऑर्गेनिक की तरफ चलें। मोदी जी का रोज बयान में सुनते हैं कि ऑर्गेनिक की तरफ चलें, और बहुत ही जल्दी आने वाले टाइम में आपके यहाँ डीएपी और पोटास दोनों ही मार्केट से गायब होने वाले हैं। तो पोटास का मेन जो रोल है वो आलू में, वो आपका बुआई के टाइम पर रहेगा। तो पोटास के लिए कैडिला ने तैयार किया है प्रोडक्ट, ये कैड ओके एक्स्ट्रा। ये कैड ओके एक्स्ट्रा जो है ये पोटेशियम है, और ये न्यूट्रल पोटास है, नेचुरल पोटास है, ऑर्गेनिक पोटास है। अब ऑर्गेनिक पोटास में उस पोटास से के अगेंस्ट आखिर क्या ऐसा फालतू है, या क्या इसका फायदा है, क्या नुकसान है, वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। नेचुरल पोटास जो होता है, या नेचुरल जो आपका फास्फोरस होता है, ये 100% अवेलेबल फॉर्म में होता है। अवेलेबल फॉर्म वो अवस्था है जिसमें पौधा आपके मिट्टी से उस भोजन को उठाता है। अब पौधे में कोई हाथ और मुंह तो है नहीं कि उठाएगा और खाएगा। उस न्यूट्रिएंट जो पोटास हम डालते हैं रासायनिक, उसको मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कार्बन पर जीवित रहते हैं, वो इसे घुलनशील बनाते हैं, और पौधे प्रासरण दबाव के कारण इसको मिट्टी से उठाते हैं। तो उस फॉर्म को बनाने में कार्बन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहला तत्व इसके अंदर कार्बन है। वो कार्बन आपके यहाँ मिट्टी में पड़े हुए सूक्ष्म तत्वों को घोलती है, जो हमारे यहाँ हर बार डालने के बाद मिट्टी में रह जाते हैं। दूसरा, इसके अंदर पोटास सोलेबल बैक्टीरिया पड़े होते हैं, जो मिट्टी के अंदर पोटास की मात्रा को बढ़ाते हैं। पोटास जो हमारे जमीन में क्लोराइड के रूप में जमा हो जाता है, उसे घुलनशील बनाते हैं। और हमारे यहाँ पे पोटास जो है वो प्रचुर मात्रा में जो आलू की फसल को चाहिए वो हमें अवेलेबल होता है। इसके साथ में इसके अंदर नेचुरल पोटास मैंने बता दिया जो आया इसके अंदर। तो एक कट्टा जो हमारा 20 किलो का है, या 20 किलो का बैग है कैड ओके, ये 1 एकड़ की सप्लाई को पूरी करता है। 1 एकड़ में आपका एक बैग पड़ेगा। कुछ किसान जो 2 बैग भी डालते हैं, हो सकता है मास्टरी 2 डालते हैं, या अमरीश जी 2 डालते हैं। रवि भाई साहब की तो मैं बात करूंगा ही नहीं, खैर वहाँ तो बड़ा हिसाब किताब है। तो
जो 2 बैग डालते हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 बैग ही डालें, यानी वो 40 किलो डालें। मैं नहीं चाहता किसी भी किसान के यहाँ किसी भी उसमें आप पैसा डालने के बाद में कोई भी नुकसान या कोई भी प्रोडक्शन में कमी आए। जो 1 एकड़ में 2 बैग एमओपी के डालते हैं, वो 2 ही बैग आपके कैडोके के डालें। एक 50 किलो का एमओपी जो 30 किलो पोटास रखता है, वो 20 किलो आपका कैडोके अवेलेबल रखता है। और सेकंड टाइम ये रहता है कि पोटास जो हम एमओपी देते हैं वो एक निश्चित टाइम आपके खेत में काम करेगा, बुआई से और कुछ टाइम तक। लेकिन कैडोके आपका सीड टू हार्वेस्ट, जब तक पौधे में हरापन रहेगा ये मिट्टी में काम करता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है पोटास को घोलने वाले, वो हमेशा एक्टिव रहेंगे और आपकी ज़मीन को आगे तक उपजाऊ बनाते रहेंगे। जो ये अनलॉक हुई है, जो लॉक हुई है सोयल, उसको अनलॉक करने का मकसद है। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि इस प्रोडक्ट को आप पोटास के रूप में आप अपनी किसी भी फसल में, गेहूं है, आलू है या कोई और दूसरी फसल, आप इसका यूज़ करें। रही बात इसकी कीमत की, यह कीमत जो है 1 एकड़ का आपका 1200 रुपये का है और पोटास आपका 1750 रुपये का है। तो ये प्रोडक्ट आपका कैडोके एक्स्ट्रा आपको मार्केट में मिल जाएगा, कई जगह अवेलेबल है। चिकारा साहब के यहाँ मिल जाएगा, अपने एवी फर्टिलाइजर वाले भाटिया जी के यहाँ मिल जाएगा, और बाकी जो दूर के रहने वाले हैं फिर जोला में बैठे हैं, मैं बाद में करूँगा इनका जिक्र आपसे। तो ये तो होगी पोटास की बात। डीएपी मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात आती है कि हम लोग आलू की अगर फसल की बात करें तो आलू का अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो, उत्पादन बढ़ना और क्वालिटी, ये आती है प्रोडक्टिविटी। केवल आलू का उत्पादन बढ़ा, आपके एक पौधे के अंदर 50 ट्यूबर निकले और वो अच्छी क्वालिटी चमक के नहीं है, तो आपके लिए किसी के काम के नहीं है। तो क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों बढ़े तब किसान को फायदा है। कोई किसान मुझे बताएगा कि अगर आलू का हमें उत्पादन बढ़ाना हो तो हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, पौधे में ऐसे क्या वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, कैसी आपका ट्यूबर इनिबिशन होता है जो आप कर सकते हैं इस चीज़ को। कोई बताएगा? मास्टर जी तो बता ही सकते हैं। ये तो सब बता देंगे जी, तभी बताओ। ये तो और आगे के बता देंगे, तभी बताओ पहले। इनसे पूछ के बताया जाओ, ऐसा कुछ ना, पहले तुम बताओ। यही बात सही है, यही बात इससे पूछे जाए, नहीं बताया जाता। देखो, हमने एक मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है। आलू का जो पौधा है वो लेके आपका 18-20 दिन से शुरू हो जाता है उसके अंदर पोटैटो ट्यूब बनना। पोटैटो ट्यूब पौधे में 2 तरह की जड़ें होती हैं आलू के पौधे में। एक काली जड़ें जो भोजन उठाती हैं, एक सफ़ेद रंग के सूत से निकलते हैं, पोटैटो ट्यूब उन्हें बोलते हैं किताबी भाषा में। उन्हीं का एक सिरा फूल का आलू बनता है। तो ये पोटैटो ट्यूब आपका 18 दिन से शुरू हो जाती है और जब तक पौधा हरा रहेगा तब तक बनती रहती है। ऐसा ही है। क्यों मास्टर जी, गलत तो नहीं कर रहा? क्यों सर? नुकसान ये है कि जो आलू, जो पोटैटो ट्यूब पहले बनेगी वो आलू मोटा हो जाएगा या एक लिमिट के बाद फट जाएगा, और जो बनेगी जाके 60 दिन पे, 65 दिन पे, या तो वो किर्री बनेगी, और जो इसके बाद भी बनेगी वो तो शायद हम खेत से उठाएंगे भी नहीं।
यूज नहीं है। एक हार्मोन्स होता है, एक हार्मोन्स होता है स्टेरॉल्स, जो पोटैटो रूट और आपका स्टीम जहाँ से शुरू होता है, पौधा का तना जहाँ शुरू होता है वहाँ से काम करता है, और इसको रेगुलाइज करने का काम वो बहुत सारे हार्मोन्स करते हैं। अगर हम ये पोटैटो ट्यूब 45 दिन तक या 50 दिन तक अपना रेगुलर निकल आए तो शायद हमारे यहाँ आलू का साइज भी अच्छा हो और हमारे यहाँ उत्पादन भी बढ़ जाए। कितने किसान मेरे बात से संतुष्ट रखते हैं? इत्तेफाक हो सकता है, क्योंकि बहुत सा जो आलू जो हम उठाते ही नहीं है, शायद वो हमारा बीज साइज में आ जाए। जहाँ हमारे यहाँ एकड़ में 10 बोरी 12 बोरी या 15 बोरी किर्री की या निकल रही है या गुल्ले की निकल रही है, वो हमारा बीज में या बीज वाला मोटे में आ जाए तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा या नहीं होगा? होगा, 101% बढ़ जाएगा। तो आखिर हम लोग ऐसा क्या करें? हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। जिन खेतों में पहली बार आलू लगता है या जिन क्षेत्र में आलू का अभी नया चलन है, वहां पे ये समस्या कम आती है, क्योंकि मिट्टी के अंदर, अच्छा एक शब्द आता होगा आजकल मार्केट में आप लोग सुनते हैं, माइकोराइजा। माइकोराइजा का चलन है। क्या है ये माइकोराइजा? क्या बात कर रहे हो भाई साहब? अभी ये पिछले 2-3 साल से बड़ा डेवलप होकर आ रहा है माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है ये एक फंगस है। आमतौर पर अगर हम देखें, कभी हम किसी पौधे को उखाड़ते हैं जो कुछ टाइम लगा हुआ हो, उस पौधों की जड़ों के आसपास बहुत गहरी काले रंग की मिट्टी निकलती है। वो माइकोराइजा के कारण होती है। वो मिट्टी इतनी उपजाऊ होती है जो पौधे को आसपास सराउंडिंग पड़ा हुआ जितना भी उसका भोजन है उसको वो अवेलेबल फॉर्म में बना के रखता है, और ये माइकोराइजा करता है। माइकोराइजा एक मिट्टी की फंगस है जो पहले बहुत होती थी, लेकिन लगातार फर्टिलाइजर, लगातार आपका रासायनिक खाद, फर्टिलाइजर मतलब रासायनिक खाद, तो इनका उपयोग करने से, और एक और चलन बढ़ा है कि आजकल हम लोग मिट्टी में फंजीसाइड भी डालते हैं। ऊपर से रेत में, मिट्टी में या यूरिया मिलाकर फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं, जो जमीन में पड़े हुए माइकोराइजा को किल करता है, मारता है। सभी को मारेगा जो भी उसमें फंगस तो सब हटाएगा। तो इसी कारण से हमारे यहाँ पे पौधों में स्टेरॉल्स का प्रोडक्शन कम हो गया, जो अनरेगुलर साइज के जो बनते हैं उनको प्रभावित करता है। इसलिए माइकोराइजा का चलन बड़ी तेजी से मार्केट में बढ़ा है। ये माइकोराइजा करता क्या है? मैं माइकोराइजा के बाद में देखो आते बहुत हैं, अच्छी कंपनी के आते हैं उसमें, लेकिन एक प्रोडक्ट अपने पास भी रखा हुआ है, जोस अल्ट्रा। ये जोस अल्ट्रा ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन इंडिया का सबसे बेहतरीन माइकोराइजा है। ये पाउडर फॉर्म में आता है और इसके अंदर पर ग्राम 3 लाख स्पोर्स होते हैं। ये आपका फसल में एक ही बार लगता है। आप बुआई के टाइम पर लगा सकते हैं, आप इसको पहले पानी तक 30 दिन तक लगा सकते हैं, अगर इसका 100% फायदा आपको लेना है। क्या करेगा? सबसे पहले मिट्टी में जाने के बाद में मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाता है। उसके बाद में पौधे से जो जड़ें निकलती हैं उनको 5 से 7 गुना ज़्यादा मात्रा में और संख्या में लंबाई में बढ़ा देता है, जिससे पौधा भोजन अच्छी मात्रा में लेता है। इसके बाद जड़ें अच्छी होती हैं, पौधे में मजबूती आती है, हरापन रहता है, और जो स्टेरॉल्स का निर्माण होता है, क्योंकि आलू में जब जड़ से भोजन लिया जाएगा और पत्ती से जड़ में आएगा,
उसको रेगुलाइज करता है और स्टेरॉल्स का बेहतरीन निर्माण कराता है, जो आपके यहाँ पे आलू में जो बढ़ने वाले कंद हैं उनको निर्धारित 50 दिन तक कंट्रोल कर लेता है। वो भाई साहब का स्टोर में जाकर आलू बढ़ेगा भाई। तो दरअसल में ऐसा होता है कि पूरी मात्रा में स्टार्च का निर्माण ना होना, पानी की अधिक मात्रा होना आलू के अंदर, और आलू की जो छाल है उसका सही प्रकार से निर्माण ना होना इस बात को दर्शाता है कि आलू के अंदर से कितनी मात्रा में आप स्टार्च को थाम सकते हैं और कितनी मात्रा में पानी इससे उड़ सकता है, ये उस बात में रहता है। उसके लिए आपको जो है माइक्रोराइज आप डालेंगे, जो आपका चोस अल्ट्रा है इसका डालेंगे, उसमें आपके यहाँ पे फायदा देगा। आलू के हरेपन में तना मजबूत, जड़ों का विकास, पौधे में भोजन अवशोषण करने की क्षमता, ये सारी चीज़ जो माइक्रोराइज आपको करा देगा। इस प्रोडक्ट के डालने के बाद आपको एक प्रोडक्ट का प्रयोग तो नहीं करना है। बहुत यूज करते हैं आप लोग कि जी जाइन, टॉनिक, ये बड़ा मार्केट में फैला हुआ शब्द है जी, टॉनिक दे दो। ये प्रोडक्ट जहां जाएगा वहां आपको इस प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी तरह का ग्रोथ प्रमोटर आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में पूर्ण तत्व रखता है, पूरा सक्षम है कि आपके यहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाए और क्वालिटी को बढ़ाए। प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में क्वालिटी भी बढ़ेगी। 1 किलो पर एकड़ की डोज है इसकी, और 1 किलो पर एकड़ ही आपको ये यूज करना है, एक ही टाइम यूज करना है। जोस अल्ट्रा के नाम से प्रोडक्ट आपको मिलेगा मार्केट में। इससे बेहतर ये जो प्रोडक्ट अभी सुमित जी भी कह रहे थे कि इतना कॉन्फिडेंस है इन प्रोडक्टों पे कि हमारे जो कंपनी के ओनर हैं वे भी, कभी हम लोग देखते हैं, कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन जो अपना कभी चैनल पे आते हैं, बिजनेस चैनल जो आता है आपका, उस पर आते हैं, कई बार आते हैं कि हर समझौते में है लेकिन क्वालिटी में समझौता नहीं है। ये बात आपकी प्रोडक्शन की हो गई। खेत में कुछ किसान एक और चलन में आया है, अभी हम देख रहे हैं कुछ टाइम से, कैल्शियम। कितने किसान डालते हैं कैल्शियम? आलू बन रहा है जी, कैल्शियम डालना है, 55 दिन हो गए, 60 दिन हो गए, कैल्शियम डालना है जी। दरअसल में आज मैं बहुत सारा आप लोगों का खर्चा यहाँ कम भी करवाने वाला हूँ और कुछ प्रोडक्ट आप लोगों को बहुत कम करने पड़ेंगे। नॉर्मली हम लोग जो 40 दिन से पहले यूज करेंगे कैल्शियम का, वो आपके लिए कोई यूजफुल नहीं रहेगा, कोई यूज नहीं। 45 से और 55 दिन के 60 दिन तक जो आप यूज करेंगे वो आपके लिए 100% रिजल्ट देगा। कितना डालते हैं कैल्शियम 1 एकड़ में? हाँ जी, अच्छा, ये पैसे के ऊपर निर्भर करता है, ये पौधे की खुराक के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। नहीं, पैसों की तो मैं बात नहीं करूंगा भाई यहाँ पे। महंगा ज्यादा है इसलिए कमी डालना। नहीं नहीं नहीं, पैसे की तो मैं बात नहीं करूंगा। मुझे पता है मैं रईसों के बीच खड़ा हूँ, सही कह रहे, ये मुझे पता है। देखो, अर्थशास्त्र का एक नियम है, हम लोगों को बड़ा सिखाया गया है कि प्रोडक्शन का ग्राफ एक लेवल तक ही चढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आप एक ट्रॉली भर के 1 बीघे में तार दोगे तो आपका 100 क्विंटल उसी में निकल आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ग्राफ एक लेवल तक ही बढ़ेगा, उसके बाद में डाउन आना शुरू करेगा। डाउन आप लोग करेंगे उसको, क्यों? क्योंकि ज़्यादा मात्रा में डालते रहने के कारण क्या होगा? वही होगा जो मेरे कमर के पीछे लिखा हुआ है, सॉइल को अनलॉक कर दे। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम नाइट्रेट मेनली यूज होता है आज के टाइम में। कैल्शियम नाइट्रेट विद बोरोन हो सकता है, क्योंकि एक शब्द और हम लोग कहते हैं कि ये बोरोन डालो नहीं तो आलू फट जाएगा, नहीं तो आलू फट जाएगा, बोरोन डालो। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल सही कहा कृष्ण
जी बहुत सही बात कही। बोरोन की कमी में केवल सीट्रस फल फटते हैं, नींबू वर्गीय फल, आलू नहीं फटता। आलू केवल वो फटता है आपने का जो आपने वो कट्टे बिघे 1.5 कट्टे बिघे की आलू में डाली है, प्लस साथ में आपका जो अंदर इतना सारा आपने फंगस पैदा कर रखा है, जो बहुत सारे क्या नाम है आप लोग न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, उसके कारण फट जाता है। बोरोन के कमी कारण कभी नहीं फटता है। तो वो जब ही फटेगा जब आपके यहाँ पे पोटैटो ट्यूब रेगुलर टाइम में नहीं निकलेगी। जब आपके यहाँ पे पौधे का जो भोजन है वो हर ट्यूब को समान मात्रा में नहीं जाएगा, तो रेगुलाइज करने के लिए वो जो मैं अभी कह रहा था वो आपको जो सल्ट्रा का जो काम है वो वही है। हम लोग रेगुलेटर क्यों लगाते हैं यहाँ पे अपने इसमें, वो इसलिए लगाते हैं जितना चाहो पंखा तेज कर लो मंदा कर लो, वही काम स्टीरोल्स करना है, वही काम आपका जो सल्ट्रा करेगा। पौधे से और जड़ों से और भोजन जो पत्तियों में बनता है उसको समान मात्रा में पोटैटो ट्यूब में जाएगा तो आलू फटेगा ही नहीं। क्यों फटेगा? तो कैल्शियम की हम बात कर रहे थे जो 45 से और 55 से 60 दिन तक आप डाल सकते हैं। कैल्शियम नॉर्मली नाइट्रेट आपका 3 किलो तक 5 किलो तक डाल सकते हैं, इससे ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। फिर भी मैं आपको यह कहूँगा कि कैल्शियम नाइट्रेट की जगह इस बार आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कैड ओके एक्स्ट्रा, इसके अंदर प्रचुर मात्रा में कैल्शियम भी है। इसके अंदर कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है। ये दोनों तक आपको इसी से ही मिल जाएंगे तीनों, लेकिन आपको ये 2 टाइम यूज करना पड़ेगा। एक बुआई के टाइम पे पोटास की पूर्ति के लिए और एक आपका वही 55 दिन के आसपास कैल्शियम की पूर्ति के लिए। एक बैग पड़ेगा 1 एकड़ में, तो कैल्शियम की पूर्ति आपके खेत में रह जाएगी। कैल्शियम का रोल जो रहता है हरेपन में रहेगा। उस टाइम पे पौधे की जड़ें कुछ कमजोर हो जाती है, नई जड़ें निकालने में मदद करता है। आलू के पत्ते की चौड़ाई बढ़ाता है, क्लोरोफिल बनाता है, हरा करता है, और पौधे की जो चमक है और पौधे में जो स्टार्च बनता है उसकी मात्रा को बढ़ाता है। तो इस प्रोडक्ट को आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला, पोटास के रूप में जमीन में डालना है, मिट्टी में मिलाना है, और सेकंड है आप इसे कैल्शियम के रूप में आप 50 से 55 दिन तक डाल सकते हैं, 60 दिन तक डाल सकते हैं। इसके बाद में नहीं डाल, कोई जरूरत नहीं। बाकी मैं ये बात कह चुका हूँ, मैं रईसों के साथ में खड़ा हूँ, कितना भी डाल सकते हो आप लोग, लेकिन सही बात तो यही है, सही बात तो वही है जो मैं बता रहा हूँ। और ये शायद आप लोग जानते भी हैं, आप खेती के बारे में उसमें बहुत ज़्यादा तजुर्बा है आप लोगों को, लेकिन जो नई चीज़ है उसकी शायद मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। एक और तत्व आपके यहाँ पे आया है, पिछले कुछ टाइम में मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में आ गया है, सल्फर। डालते हैं आप लोग 80% WD, 90% WG, जो एज ए फंजीसाइड भी काम करता है। फंजीसाइड जब हम डालते हैं तो क्या चीज़, कहाँ अभी जो मैंने इतने बातें बताई, कहाँ ऐसी बात है कि हम फंजीसाइड अगर डाल रहे हैं, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, कहाँ हम लोगों को नुकसान दे सकता है, कहाँ दे सकता है? माइकोराइजा को किल करेगा। हमारी कंपनी, फिर हम वही बात है, हम लोग हर चीज़ के लिए अपने ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जैसे साहब ने बताया था कि इन्होंने केमिकल का, इस परिवार ने जिसका ये इंडस्ट्री है कैडिला, उन्होंने केमिकल का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट अपने परिवार में झेला है, लोग मरे हैं वहाँ पे। तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट है, आज बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जो नए खड़े हैं, उनको ये हमारा ले लो हमारा ले लो, लेकिन नहीं लेते कि केमिकल में डील करनी ही नहीं है। तो सल्फर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक पीला रंग का रखा है, मेंटर के नाम से आता है, मेंटर। ये भी कार्बन के है, इसके अंदर भी आप जो ये प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों प्रोडक्ट, इनके अंदर
दाना है जैसा डीएपी का होता है, लेकिन डीएपी का दाना आप फोड़ नहीं सकते, टाइट होता है, हार्ड होता है। लेकिन ये कार्बन की वजह से अगर आप इसे मसलते हैं तो ये टूट जाता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट के अंदर कार्बन है। और इसी के साथ में आपको इसमें थोड़ा मात्रा में एनपीके भी मिल जाता है। मेन तत्व सरसों में चलता है सल्फर, क्योंकि सल्फर डाई की जरूरत होती है इसमें। लेकिन आलू में अगर आप प्रयोग करते हैं तो सल्फर की पूर्ति है 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप डालेंगे तो कर देगा। ये 3 तत्व आपको, जो 3 प्रोडक्ट मैंने दिए हैं, ये आपके यहाँ पे बहुत सारी तत्वों की पूर्ति कर रहे हैं, बहुत सारे आपके यहाँ मिट्टी के नुकसान को रोक रहे हैं, आपके जो शरीर पर पड़ने वाले नुकसान है उन्हें रोक रहे हैं। पूरी तरीके से प्राकृतिक जल, मिट्टी और ह्यूमन बॉडी, आदमी का शरीर, इस पर जो रासायनिक दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं वो इन चीज़ों को दूर करेंगे। जो हम बात कर रहे थे आज के टाइम में सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ पे आ रहा है वो कैंसर का इतना बड़ा लेकर है इंडिया में, जो बहुत तेजी से फैल रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है पेस्टिसाइड। सबसे बड़ा ज़्यादा जो कंज्यूम होता है पंजाब में होता है, पर एकड़ पर बीघा जो भी आप करें, और सबसे ज़्यादा कैंसर के रोग भी वहीं मिलता है। तो मेरा ये कहना है सभी से कि आप लोग कैडो के एक्स्ट्रा जो आपके यहाँ पे पोटास का काम करता है उसे यूज करें, एमओपी के पीछे ना दौड़ें। सही रेट में मिलती है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं जी छोड़ दो, सही रेट में मिलती है तो ले सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको ओवर रेट मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है, तो आप फिर विकल्प आपके पास में मैं देके जा रहा हूँ कि आप कैडो के एक्स्ट्रा का प्रयोग करें। तो मेरी तो बात यहीं पर ही खत्म होती है। बाकी अगर आपका किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अभी एक आपके यहाँ मैंने और बताया था कि यार मिठास है ना, एक आता ना चॉकलेट के साथ में। अभी एक बाबूजी बोल रहे थे कि अब आप बोल रहे थे कि कौन शुरुआत करे पहले, वो वाले ना कि बायो की शुरुआत कौन करे। तो मेरे मन में एकदम एक आंसर भी आया, क्वेश्चन भी आया भाई। अपना कोरोना हुआ था पहली बार में 2019 में, तब सरकार ने हम लोगों को बंद किया कि भाई घर के अंदर रहो नहीं कोरोना हो जाएगा। तो पूरी वीडियो मिलेगी। तब कोई नहीं गया अंदर, मतलब सब लोग कह रहे हैं बकवास कर रहे हैं, कोरोना वोरोना कुछ नहीं, सब सरकार दबा रही है अंदर। और जब उसके दूसरी साल में कोरोना हुआ, सरकार ने खुला छोड़ दिया, साले कहीं भी जाओ, ऐसे बोला ना। अपने आप लोग, क्योंकि उस टाइम मरे बहुत, उस टाइम जवान मौतें बहुत हुई थी, तो अपने आप ही लोग जो है अंदर रहे, अपने आप मास्क लगाया, अपने आप दूर रहे। तो वैसे ही है, जब हमारे खेत पूरी तरीके से बैठ जाएंगे तो अपने आप ही शुरुआत हो जाएगी। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया पीएच वैल्यू घट रही है, मतलब तो वही चीज़ है ना, जब रासायनिक खादें जो है अपने आप ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा, आके हमें खुद ही करना पड़ेगा। और एक बात और थी, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि पैदावार कितनी आएगी, तो आपके यहाँ हाइब्रिड आलू की 1 एकड़ में कितनी पैदावार आती है? हमारे यहाँ जो कैडो के लगाते हैं ना, जो मतलब हमारे यहाँ मतलब कागरा में जो कैडो के लगाते हैं, वो किसान जो है फर्टिलाइजर, जैसे मान लो आपने 5 बीघा में अगर 8 बोरी या 5 बोरी वो लगाई है, क्या नाम, डीएपी की, तो जस्ट आधी लगाते हैं। कैडो के सिर्फ 2 बार प्रयोग करते हैं, जो 5 साल से लगा रहे हैं, उनका आलू 400 पैकेट से नीचे निकलते ही नहीं हाइब्रिड का। और सुनिए, इतना वाइट आलू होता है, चमकदार, और उनका 1-2% आलू हर खेत में बड़ा निकलता है, 1-1 किलो का। 1 किलो वाला भी आलू फटता नहीं है, बिल्कुल। अगर वो 1 किलो का 2 किलो का कहीं भी निशान नहीं होगा फटने के, जहाँ कैडो के 2 बार लग गया होगा, क्योंकि इसके अंदर बोरान भी है जो हमने लिख नहीं रखा है। इसके अंदर मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, कार्बन भी है, पोटास भी। मतलब कैडो की अपने आप में मिसाल, अगर 2 बार बुवाई में और 1 बार 45 दिन में यूज 1 एकड़ में कीजिए, और फिर आप देखना, आप अगले साल खुद ही बोलेंगे कि वो बंदा कोई आया था, वो सही बात बोल गया था।
बस ये दो बातें हमारे मन में आई तो वो अपने बोलना चाह रहे थे। लो मैं सभी को तो जानकारी शायद नहीं हो रही इस बारे में। पीएच वैल्यू जो डॉक्टर साहब ने बताई थी, ये भूमि की पीएच वैल्यू ऐसी होती है जैसे हमारे शरीर की पीएच वैल्यू होती है, अम्लीय और क्षारीय। दो तरह की पीएच वैल्यू होती है, अम्लीय और क्षारीय। इसमें जौन से भी घटे बढ़ेगी उससे शरीर को नुकसान होता है। अगर अम्ल बढ़ रहा है हमारे में तो आप कहोगे तेजाब बन रहा है शरीर में, तो अम्लीय हो रहा है। क्षारीय शरीर अगर रहेगा आपका तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। तो यही पीएच वैल्यू जमीन की है, अगर वो अम्लीय होती जा रही है तो पैदावार उसकी घटनी शुरू हो जाएगी। तो पीएच वैल्यू के बारे में थोड़ा सा मुझे जानकारी देनी थी कि हो सकता सबको ना मालूम हो, किसी को सबको पता हो ना हो। तो ये अम्लीय और क्षारीय होती है पीएच वैल्यू जो होती है इसकी। डॉक्टर साहब ने तो शायद नहीं बता पाए उस बात को। तो अभी ना मास्टर जी जरा आपके यार चॉकलेट इंतजार करिए, आ जाओ यार, वो गर्म होकर पिघले जा रही है। मेरा एक और दूसरा सवाल ये आता है कि आपका जो कैड होके जो प्रोडक्ट है, कैड होके जो प्रोडक्ट, ध्यान इधर दो, इस बार मीठा मुंह आपका होने वाला है। कैड होके जो है ये किस तत्व की पूर्ति के लिए आपको या किस प्रोडक्ट के? पहले लोग का ये कहते थे कि भाई हमें तो कोई बीमारी नहीं हुई, हट्टे कट्टे हैं, हमने तो कभी ये एलोपैथिक दवाई ये खाई नहीं दवाई, हम तो आयुर्वेदिक दवाई लेते थे जैसे जो भी है। और आप देखते हुए अगर आप कहीं से दूध, अगर आप अपने घर में ही दूध रख देते हैं तो हम उस भैंस का दूध पिएंगे या उस गाय का दूध पिएंगे जो मतलब ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फसल बोई होगी हमने, हम उसका लेने का यूज करेंगे अपने घर में। लेकिन बाजार में हम जिसमें हमने केमिकल डाला हुआ उसको डाल देते हैं। ऐसे ही आप आयुर्वेदिक, और ये आयुर्वेदिक क्यों यूज करते थे हम, जिससे हमारा शरीर इम्यूनिटी बढ़ी रहे और हमारा शरीर सही रहे। आज के टाइम में आपने देखा होगा जब हम केमिकल डालते हैं तो जमीन हमारी कुछ खराब होती जाती है, क्योंकि गोबर कम मिलता है, गोबर की खाद कम है। और आलू में 3-4 बीमारी हैं जो सोयल बोर्न डिजीज है, जैसे कॉमन स्कैब है, राइजोक्टोनिया है, ये 2 बीमारी है। और लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट तो ये एयरबोर्न है, ये तो मौसम के हिसाब से आती है। लेकिन हमारा किसान क्या करता है, मान लिया जैसे 180, 90, 100 है केमिकल डालने का, मान लिया नाइट्रोजन हमने 180 डालनी है तो हम 180 डालेंगे, हम दूसरे का खेत देखा यार इसका हरा होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो हमारा हरा होना चाहिए, हम तो उस हिसाब से डाल लेंगे, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन की पीएच भी बढ़ती जा रही है। आप अपना, मैंने एक की मिट्टी टेस्ट की, मैंने कि इसके तेरी पीएच तो बहुत बढ़ रही है, तो यार मैंने तो कुछ नहीं डाला इसमें, मैंने कुछ तो डाला है, तो मैंने तो फला उससे नील से मैली डाल दी थी। क्या मैली में केमिकल नहीं है? उससे क्या है, जमीन की प्रोडक्शन तो एक बार तो बढ़ गई, लेकिन क्या है आगे आने में घट जाएगी उसकी। और दूसरा जो पानी है उसका, जो खेत में हम पानी दे रहे हैं वो नदी नालों में जा रहा है, उससे भी हमारा नुकसान हो रहा है। आपने देखा हो पहले कपड़े धोते थे हम, वो सफ़ेद सफ़ेद जो जंगलों में होता था उसी से यूज करते थे। आज आगे आगे आने वाले टाइम में केमिकल अगर आप डालोगे तो वही टाइम आ जाएगा, रेह, जिसको हम रेह बोलते थे। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे हमें ऑर्गेनिक की तरफ तो बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अपना यूनिटी बनाना चाहते हैं। जब हम ये चाहते हैं कि भाई हम स्वस्थ रहें, तो हम चाहेंगे दूसरा भी स्वस्थ रहे। अब पशु रखना तो सबने ज्यादातर बंद ही कर दिया। एक भी भैंस अगर किसी ने रख ली तो बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि गोबर की खाद तो मिलती नहीं लोगों को। अब ये जो
बाजार में जो आ रहा है, जैसे राइजोक्टोनिया है या कॉमन स्कैब है, इसके लिए हमें मिट्टी तो ट्रीटमेंट करना होगा, मिट्टी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और आलू का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तभी हम इन दोनों बीमारियों से रोकथाम पा सकते हैं। क्योंकि अगर उसको मार्केट में लेके जाएंगे तो आलू वाला ये जो सब्जी लेने जा रहा है वो भी ये देखेगा, यार तेरे में तुम्हें बहुत चिट्ठी हो रही है, तेरा क्यों लूंगा तो इसका ना लूंगा, जी में चिट्ठी नहीं है। तो इसके लिए हमें सोइल ट्रीटमेंट, और क्योंकि ये सोइल बोर्न डिजीज है, जो आपका जो टोनिया कॉमन स्कैब है, दोनों सोइल बोर्न डिजीज है। सोइल में अगर है तो सोइल बोर्न डिजीज होने के कारण उसको आपको ट्रीटमेंट तो करने पड़ेगा, उसमें आप ट्यूबर ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा और सोइल ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा, दोनों ट्रीटमेंट आपको देने पड़ेंगे। और जहाँ तक लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट है, इसके लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। आपको जो बाजार में भाई दवाई मिलेगी उसका स्प्रे करोगे। पहले आपने देखा होगा एग्लोर लाल दवाई आए करती, उसका ट्रीटमेंट दिया कर रहे थे, उसमें क्या था, मरकरी थी। मरकरी से क्या होता था कि हम कहते थे भाई हमारी जमीन खराब होती जा रही है, गवर्नमेंट ने मरकरी की वजह से वो बंद कर दिया, बैन लगा दिया। मरकरी ये नहीं मिलता मार्केट में, मिलता है तो ऊंचे दामों पे और किसी के यहाँ मिलता है। इसलिए मेरा ये सभी किसान भाइयों से यही है कि आप ऑर्गेनिक की तरफ बढ़े। शुरू में तो आपको जरूर नुकसान होगा ऑर्गेनिक में, लेकिन एक समय के बाद, 1 साल 2 साल बाद आप देखना कि एक जमीन में सूक्ष्म जीवों है ना, उनकी मात्रा बढ़ेगी। एक तो आप ले, उससे क्या होगा, आपकी जो ट्यूबर संख्या है वो बढ़ेगी। भाई स्टेम की, अगर हमारे जमीन में आलू में अगर स्टेम की मात्रा बढ़ती है तो आलू ज्यादा होगा। जड़ तो है ही, अपना आप जड़ तो बढ़ती है, जड़ का नहीं, स्टेम जितनी मात्रा आलू में, स्टेम की मात्रा जितनी बढ़ेगी उतने ही हमारे ट्यूबर की मात्रा बढ़ेगी। कुछ लोग सीड का काम भी करते हैं, जरा भाई साहब सीड का काम करते हैं, तो सीड में तो जितने स्टेम की मात्रा बढ़ेगी उतना ही अच्छा है। ये नहीं हमें तो 60 ग्राम का आलू चाहिए, हमने कब कही कि आलू हमें इतना मोटा चाहिए या 100 ग्राम का चाहिए, 150 ग्राम का चाहिए, हमें तो 50-60 ग्राम का आलू चाहिए। और 50-60 ग्राम का आलू जितना हो जाएगा उतना अच्छा। हमें मान लिया आप देखते हो बाजार में भी मोटा आलू लेना कोई पसंद नहीं करता, मीडियम आलू लेना पसंद करेगा। इसलिए 50-60 ग्राम का आलू भाई जितना होगा, सीड अगर हमारा सीड में बिकता है तो उससे अच्छी बात क्या है, घर से बिकेगा और दूसरी चीज सही मिलेगा, रेट मिलेंगे उसके में। अब हमने आलू तो पैदा कर लिया, जिसमें मैं तो देखता हूँ भाई 180-90-100 है या 180-80-100 है, कोई भी किसान इस पर नहीं चलता। हम 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ाते हैं आलू पे। किसान क्या काम करेगा, आलू में वो बेसन में डालता है यूरिया, जबकि बेसन में यूरिया नहीं डालना चाहिए। भाई डाई डाल लो, एमओपी डाल लो, वो ये डाल लो पोटास, वो फास्फोरस आपको डाई से मिल रहा है। जो किले होते हैं ना नाइट्रोजन, उसे यूरिया डालने से फूट जाते हैं वो। इसलिए ये कंपनियां जो आ रही हैं वो ये कहती हैं कि आप हमारा ऑर्गेनिक डाल लो। भाई रामदेव सुबह दिखाता है कि मेरा च्यवनप्राश खाओ, च्यवनप्राश क्या है, आयुर्वेदिक तो है। ये भी यही कह रहे हैं कि हमारा तुम बोलो, जिससे क्या, जब हम अपने शरीर को चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे तो हमारी जमीन भी स्वस्थ रहनी चाहिए। भाई हम अपने आप को तो स्वस्थ जगह तो रखेंगे, उसमें जो पैदा हुआ वही खाएंगे हम।